रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लंबाई, भार, आयतन, समय, मुद्रा की इकाइयों के बारे में। दोस्तों, चैप्टर बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। बहुत सिंपल टॉपिक है। आप इसमें आराम से 3 से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पूरे में से पूरे नंबर इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। लंबाई का मापन। लंबाई का मापन क्या होता है? मीटर में होता है या फिर सेंटीमीटर में होता है। मीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, डेसी सेंटीमीटर में होता है, नैनो, पिको, फेमटो, पता नहीं कितने कितने में होता है। लेकिन हम मुख्यतः क्या करते हैं? मीटर को, सेंटीमीटर को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। बस दोस्तों, मैं जिसमें इसमें कराऊँ ना, उतना ही आप नोट कर लेना। बाकी का कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। ना तो कोई पटवारी का पेपर देने जा रहे हैं, ना कोई IAS RAS का पेपर देने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कि आप पटवारी टीचर से बड़ा होता है। नहीं, लेकिन पटवारी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जितना बता दूँ दोस्तों, उसका उतना समझ लो बस, ठीक है। अब देखिए जरा, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 100 मीटर होता है, ठीक है। और 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। आपको पता ही होगा, जब हम घर की नाप करते हैं, अरे कितना लंबा है? अरे ये 20 फुट लंबा है। 20 फुट का मतलब क्या हो गया? 20 × 12 यानी 3 इंच लंबा है, ठीक है दोस्तों। इसमें 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ मात्रक हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर में नहीं दे रखे हैं। और दोस्तों, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में या 2016 में, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 100% पूछा गया था। आप पेपर खोल के देख लेना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। देखो, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 हम इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं, ठीक है। और 10 की पावर -2 हम इसको बोलते हैं सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर। आपने ये तो सुना ही होगा। अब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिलीमीटर। गलत हो गया, दोबारा नोट कर देता हूँ। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिलीमीटर। ये भी सुना होगा आपने, ठीक है। अब 10 की पावर -6, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 को बोलते हैं हम नैनो। 10 की पावर -12, इसको बोलते हैं हम पिको, ठीक है। और 10 की पावर -15, इसको बोलते हैं हम फेमटो। दोस्तों, नोट कर लेना इसको। और 10 की पावर -18, इसको बोलते हैं हम येप्टो। 10 की पावर -21, इसके बोलते हैं हम जोप्टो। 10 की पावर -24, इसको बोलते हैं हम योक्टो। दोस्तों, लास्ट ईयर जो रीट के एग्जाम में पूछा गया था, आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 की पावर-24 को हम क्या बोलते हैं। दोस्तों, उसमें ऑप्शन कई सारे थे, उसमें ऑक्टो भी था। मैं इसको सही करके आया था, मैंने ये एग्जाम दिया हुआ था। और लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 25 को गलत करके आए थे। जिनका तुक्के में सही गया वो आता लगे। तो दोस्तों, इसको अच्छे से देख कर जाना, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और MP टेट रीट में दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका क्रम होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, येप्टो, जोप्टो, योक्टो। मैंने ऐसे याद किया हुआ है दोस्तों। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, येप्टो, जोप्टो, योक्टो। यानी डेसी मतलब 10 की पावर-1, सेंटी मतलब 10 की पावर-2, और 10 की पावर-3 मिली, 10 की पावर-6 माइक्रो, 10 की पावर-9 नैनो, सुना होगा ये तो आपने। 10 की पावर-12 पिको, 10 की पावर-15 फेमटो, 10 की पावर-18 येप्टो, 10 की पावर-21 जोप्टो, और 10 की पावर-24 योक्टो।
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो येप्टो जुप्टो युक्टो। दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर लो ना, 2-4 बार रिवाइज कर लो, आराम से याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ही याद रटा था मैंने भी, ठीक है। अब ये तो माइनस में थे, अब कुछ प्लस में भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 10 की पावर 1 जो होता है, हम उसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका, ठीक है। 10 की पावर 2 होता है प्लस में, उसको क्या बोलते हैं हम? हेक्टो, ठीक है, हेक्टो। 10 की पावर+3 होता है, इसको बोलते हैं हम किलो। ये तो आपने सुना ही होगा, 10 की पावर 3 को किलो सुना होगा। 10 की पावर 6 इसको बोलते हैं हम मेगा। बोलते हैं ना, मेगा ऑफर चल रहा है भैया, ले जाओ सामान ले जाओ, ठीक है। 10 की पावर 9 इसको बोलते हैं हम गीगा। 10 की पावर 12 इसको बोलते हैं हम टेरा, पेटा एप्सा। 10 की पावर 15 को बोलते हैं हम पेटा, और 10 की पावर 18 को बोलते हैं हम येप्सा। दोस्तों इतना पर्याप्त है, मुझे भी इतना ही याद है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एप्सा, ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बाकी का इसमें आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सारा हमने देख लिया है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं भार का मापक। अब दोस्तों आपके पास एक 10 किलो गेहूं का कट्टा रखा हो, एक 50 किलो का रखा हो, आपको अपने आप पता चल जाता है कौन से में भार ज़्यादा है। तो कैसे पता चलता है? उसको हम महसूस करते हैं, उसको उठाते हैं तभी तो पता चलता है। तो उसके मात्रा क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं, ठीक है। और देखिए ज़रा, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। ये दोस्तों बस देख लेना, बाकी का कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, भार की छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। दोस्तों अब क्या करते हैं, देखो हमें पता है यहाँ पर 1 क्विंटल बराबर कितना था? 100 किलोग्राम था, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितने क्विंटल होंगे? तो हम क्या करेंगे, देखो 1 क्विंटल बराबर कितना है? 100 ग्राम दे रखा है, तो हम जब 1 किलो निकालेंगे 100 का क्या कहते हैं? डिवाइड करें, तो कितना हो जाएगा? 1/100 क्विंटल आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1/100 क्विंटल। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू की दे रखी हैं, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों हम आयतन का मापन के बारे में। दोस्तों आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब वो होता है कोई वस्तु जितना स्थान गिरती है हम उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ठोसों का आयतन और तरल पदार्थों का आयतन जो होता है उसकी इकाइयाँ भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठोस वस्तु का आयतन। ठोस वस्तु का आयतन कैसे निकालते हैं दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक हॉल है, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ। किसी आयताकार कमरे अथवा संदूक का घनावाकार आयतन, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास ये हॉल है, अच्छे से देखना, मेरे पास ये कमरा है साहब, कमरा सा लग रहा नहीं लग रहा? तो देखो ये लंबाई मान लूँ मैं, ये चौड़ाई मान लूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका आयतन कैसे निकाल सकता हूँ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दूंगा तो मुझे इसका आयतन निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी घनावाकार आकृति का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब देखिए दूसरा, कि किसी घनाकार वस्तु का आयतन कैसे निकालेंगे? और घनाकार वस्तु में हमें पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैसी हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ये एक घनाकार वस्तु है, तो इसकी जो ये चौड़ाई और ये लंबाई और जो ऊंचाई होगी ना, तीनों इक्वल होती हैं। ए सेंटीमीटर तो ए सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करेंगे? तीनों विमाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमें क्या होता है? घन वस्तुओं का आयतन निकल आता है। वो क्या होता है? मीटर क्यूब बोल देते हैं या सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं, विमाओं के अनुसार हम उसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें तीसरा, किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन। अब दोस्तों देखिए, किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन हम कैसे निकालते हैं? देखो ये एक बेलनाकार आकृति मैंने बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी एक इस वाली चीज़ को देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है?
आपको ये वृत्त नज़र आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। और आप सबको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन वृत्त में क्या होता है, इसकी जो मोटाई होती है वो इकाई में होती है, और यहाँ पर हमारे जो इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो किसी भी बेलनाकार आकृति का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार चौथा देखिए, किसी शंक्वाकार वस्तु का आयतन। आप देखिए ये शंकु में बनाने जा रहा हूँ, ये है शंकु, ठीक है, इसकी चोंच निकली हुई है। होता कैसे है, ये होता है, ये क्या था आपका बेलन था, बेलन में से मैंने ये शंकु काट दिया, तो ये क्या होता है, 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इसका आयतन कितना निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये शंक्वाकार वस्तु का आयतन निकल आएगा। इसी तरह के हम गोलाकार आयतन हैं, तो गोलाकार वस्तु का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और अर्धगोले का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे दो, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, तरल पदार्थों का आयतन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे तरल पदार्थों के आयतन के बारे में। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, अरे तू कितना दूध लेके आ रहा है, क्या मैं 2 किलो लेके आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 3 किलो लेके आ रहा हूँ, क्या वो सही बोलते हैं, नहीं, वो गलत बोलते हैं दोस्तों। हम उसको बोलते हैं 2 लीटर 3 लीटर। ठीक है, तरल पदार्थों के लिए हम किलो का यूज नहीं करते, हम उसके लिए लीटर का यूज करते हैं, और लीटर से ही हम माप के लेके आते हैं। आजकल तो बहुत सारे दूधी चतुर हो गए, नीचे से जो होता है ना उनका क्या बोलते हैं मापने का, उसको नीचे से दचका देते हैं जिससे दूध कम जाए हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी हमेशा साथ में रहती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, तरल पदार्थों के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और 1 हेक्टो मिलीलीटर में 10 डेकालीटर होते हैं, और 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। इनको आप याद कर लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, धारता का अन्नमात्रक गैलन भी होता है, इसको अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धारता का अन्नमात्रक गैलन भी होता है, और 1 गैलन बराबर क्या होता है, 4.54 लीटर। ठीक है, लगभग 4.5 लीटर के आसपास होता है, 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहा है, एक गिलास के दोनों सिरे समान माप के हैं, उसमें आधा जल भरा हुआ है। यदि इसके एक सिरे का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है तथा गिलास 16 सेंटीमीटर गहरा है, तब गिलास में और कितना पानी आ सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसका एक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, 25। मैंने आपको भी बताया था, अभी बेलन बना के दिखाया था, यानी इसका इसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। गिलास आधा भरा हुआ है, पूरे की लंबाई 16 है, तो आधे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हम 25 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अभी बताया था नहीं बताया था आपको, 25 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों आपके समझ में एक चीज़ और आ रही होगी, यदि ऑप्शन में यहाँ पर 200 मीटर क्यों दे रखा होता तो कन्फ्यूज हो जाते। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको किस में दे रखा है क्षेत्रफल। यहाँ पर जो सेंटीमीटर दे रखा है तो आयतन किस में निकलेगा, वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, अच्छी बात है, मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन अगर सेम ऑप्शन आ गया तो मिस्टेक हो सकती है, तो इसको बात का विशेष ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा। अब दोस्तों देखिए शंकु का आयतन की बात हो रही है, हमने अभी बताया था शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर ऊंचा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो देखिए आर आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, जब हम दोनों को पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में तो हमारा ये क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू ध्यान रखना दोस्तों 22/7 होती है। और नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर ये 22/7 के फॉर्मूला दे रखा है, पूछा जाए कि 22/7 एक परमेय संख्या या परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 22/7 एक परमेय संख्या एक रैशनल नंबर है। यदि पाई के बारे में पूछ लिया जाता है तो पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक इररेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, बाकी का सब सिंपल है। अब देख रहे हैं समय का मापन। अब दोस्तों समय का मापन 2 तरह से होता है। कुछ घड़ियाँ
अपने टाइम सेट ऊपर करने के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ 12 घंटे का करते हैं, कुछ 24 घंटे का करते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम क्या करते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एएम और पीएम में। एएम का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन, है ना, पूर्वा। ठीक है, और पीएम का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन यानी अपराह। जो एएम होता है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होता है। ठीक है, और जो पीएम होता है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्वा और अपराह, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें तो। ठीक है, अब समय का मापन कैसे करते हैं, देखो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, तो क्या करेंगे आप, 60 × 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3600 सेकंड निकल के आ जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट और 1 सेकंड में 60 सेकंड, तो यहाँ पर 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी सारी चीज़ें हैं आपको पता होगा, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक पक्ष 15 दिन का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रत्येक महीना जो होता है ना, उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, और 1 से 15 तारीख तक के जो डे होते हैं उनको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और जो 16 से लेके 30 तक जो होते हैं उनको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, पहले शुक्ल पक्ष आता है फिर कृष्ण पक्ष आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी का देख लेते हैं हम। इसमें एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28-29 होते हैं, मार्च में फिर 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होती है उसमें 366 वर्ष होते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लीप वर्ष और अलीप वर्ष का मतलब क्या होता है। लीप वर्ष में अलीप वर्ष से एक दिन ज़्यादा होता है। हम लीप वर्ष बोलते किसके हैं, कि जैसे आज हमारा क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, क्या ये लीप वर्ष है, जी हाँ ये लीप वर्ष है। लेकिन पता कैसे करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे, जो सन चल रही है उसको 4 का डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 4 का भाग पूरी बात जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, यानी उसमें 366 दिन होंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फरवरी होती है ना वो 29 दिन की होती है, इस तरह से एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, और अलीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो उसमें एक दिन कम होता है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है अभी। और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं पूरे, एक दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जो अलीप वर्ष होती है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो लीप वर्ष होती है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और एक दशक में 10 वर्ष होती हैं, और एक युग में क्या होता है, 12 वर्ष होती हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं, आप सबको लगभग पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मुद्रा का मापन। दोस्तों आपको पता होगा, भारतीय मुद्रा, भारत में जो भारत की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। भारत की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ ना, गारंटी देता हूँ आप इतना पढ़ लेना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अगर गलत हो जाए ना तो मेरे से बोल जाना दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब दोस्तों जो भारत की मुद्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा को बांग्लादेश रुपया कहते हैं, श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंका रुपया कहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया कहते हैं, नेपाल को नेपाली रुपया कहते हैं, अमेरिका में डॉलर चलता है, अफ़गानिस्तान में अफ़गानी चलता है, अल्जीरिया में दिनार चलता है, और जो अर्जेंटीना की है उसकी मुद्रा को हम पीसो कहते हैं, ऑस्ट्रिया की यूरो कहते हैं, ब्राज़ील की रियल कहते हैं, है ना, बुल्गारिया को लेव कहते हैं। और बता दूं आपको इम्पोर्टेंट, चीन की युआन कहते हैं, चीन का कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की को यूरो कहते हैं, ब्राज़ील की को रियल कहते हैं, बुल्गारिया को लेव कहते हैं, चिली की को पीसो कहते हैं, आइसलैंड को क्रोना कहते हैं। जो भी वैसे इंपॉर्टेंट है मैंने याद कर रखे हैं, रट रखे हैं। ईरान की मुद्रा को रियल कहते हैं, और जापान की को येन कहते हैं, म्यांमार की को क्यात कहते हैं, रूस में रूबल चलता है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लेना थोड़ा सा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है कि 80 पैसे को रुपए में बदल लिए। तो हम क्या, हमें पता है दोस्तों कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 80 में क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, 0.80 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएंगे तुम्हारे 0.80 रुपये। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 11 में क्या कह रहा है, 5 रुपये और 75 पैसे का पैसों में कितना होगा। तो दोस्तों 5 रुपये यानी 1 रुपये में 100 होते हैं, तो 5 में कितने पैसे होंगे, 500 हो जाएंगे प्लस 75, तो कितना हो जाएगा, 575 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल या पैसा मुद्रा से संबंधित 4 मूल गणितीय संक्रियाएं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ये सारा जो आपको दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। 12 में देख लेते हैं पहले। 10 इंच को सेंटीमीटर बदलने का क्या मान होगा। तो दोस्तों हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। तो 10 इंच में कितने होंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 25.4 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13। एक रेलगाड़ी पटना से शुक्रवार को समय 15:45 पर चली, यानी दोपहर में 3:45 पर चली, और शनिवार को ये शुक्रवार को चली है, और शनिवार को 10 साढ़े 10 बजे सुबह पहुंच जाती है। तो यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों आप देखिए दोपहर में 3:45 पे चली है, ठीक है, और ये पहुंची कितनी है 10:30 पर, यानी 10:30 बजे सुबह पहुंच जाती है। तो देखो दोस्तों ये तो आप सेफ रख लो 10:30, और इसको हम क्या करेंगे 12 में से हम घटा देंगे, रात के 12 में से हम घटा देंगे 3:45, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता दूं 24 में से घटा देते हम डायरेक्ट 15:45 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें से आप यहाँ पे 0 में से 45 घटाओगे तो 15 सेकंड आ जाएंगे, क्योंकि ये इससे क्या करेगा, एक उतार ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बचेंगे 23 घंटे बचेंगे, ठीक है। और 23 घंटे में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 घंटे हो जाएंगे। तो 8 घंटे 15 मिनट तो आपका ये हो गया, ठीक है। और उसके अलावा 10.5 घंटे ये है, तो 10 और 8 18 घंटे 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि चावल की कीमत 60 रुपये प्रति किग्रा है तथा केले की कीमत 24 रुपये प्रति दर्जन है। यदि सुमन ने 2.5 किलो चावल खरीदे, यानी 60 रुपये के हिसाब से चावल ने 2.5 किलो खरीदे, कितने को हो गए 60 × 2.5 यानी 150 रुपये, है ना। 60 गुणा 2.50 कर देंगे ना, 2.50 कर देंगे 150 आ जाएगा। और केले खरीदे 24 रुपये के दर्जन हिसाब से, 2.5 दर्जन कितने का हो जाएगा 24 × 2.5, तो 24 दूनी 48, 48 दोबारा 60 रुपये के। तो 60 रुपये के तो ये हो गए आपके केले हो गए, और 150 रुपये के चावल हो गए, तो टोटल कितना हो गया 210 रुपये का उसने क्या बजट बन गया उसका। अब आगे क्या कह रहा है, उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तब दुकानदार सुमन को कितने रुपये वापस करेगा। दोस्तों अब 500 में से हम क्या करेंगे 210 रुपये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 290 रुपये आ जाएगा, यानी दुकानदार उसको सुमन को 290 रुपये वापस करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो थ्योरी थी यही कंप्लीट होती है, और बाकी के प्रैक्टिस सेट मैं जारी कर दूंगा। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, इसमें से भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है दोस्तों। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।